जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल HSSC एग्जाम क्रैकर पर आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों के लिए हम साइंस की कंप्लीट सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको कंप्लीट कराएंगे। ये जो अपनी क्लास है ये टोटली मॉडिफाइड क्लास है। इसके इस क्लास से पहले हम लोगों ने हरियाणा के जितने भी प्रीवियस एग्जाम है, एनटीए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसको अच्छे से स्टडी किया था। तो स्टडी करने के बाद ही आप लोगों के लिए क्लास हमने तैयार की है। इस क्लास के अंदर केवल वही कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे जिस कॉन्सेप्ट से हरियाणा के अंदर या एनटीए ने क्वेश्चंस को रिपीट किया है। ये अपनी बेटा सेकंड क्लास रहने वाली है फिजिक्स की। अगर आपने इससे पहले जो फर्स्ट क्लास है अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जल्दी से जाके वो क्लास देख सकते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है बेटा ऑप्टिक्स की अपनी सेकंड क्लास है। टोटल ऑप्टिक्स की जो क्लास रहेंगी हमारी वो 4 से 5 क्लासें रहने वाली हैं, क्योंकि काफी लार्ज एरिया से क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। आप हमारा HSC एग्जाम क्रैकर.com अपना पोर्टल है, वहां पे आप जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से हमारा HSC एग्जाम क्रैकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो भी हमारी वीडियो रहेगी उसका पीडीएफ की फॉर्मेट में मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने मिरर तक किया था कि मिरर अपने कितने टाइप के होते हैं, दर्पण अपने कितने टाइप के होते हैं। किसी भी क्लास में बेटा आप लोगों का जोश मेरी तरह कम नहीं होना चाहिए, पूरे हाई द जोश के साथ हमें क्लास को कंटिन्यू करना है। तो बेटा मैंने बताया था आपको दर्पण हमारे टोटल वैसे तो दो होते हैं, एक होता है हमारा समतल दर्पण और एक होता है हमारा स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण हमारा कितने टाइप का होता है? वो होता है हमारे दो टाइप का। तो ओवरऑल हम दर्पण को कितने टाइप में पढ़ेंगे? तीन टाइप में। एक होता है बेटा अपना समतल दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह सीधी होती है। एक होता है हमारा उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ होती है। और एक होता है बेटा हमारा अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर होती है। यानी कि ये होता है हमारा बेटा प्लेन मिरर, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। ये तीन टाइप के हमारे मिरर होते हैं। समतल दर्पण काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। तो हेडिंग अपनी क्या है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण प्लेन मिरर रहेगा। तो प्लेन मिरर की सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। पहला पॉइंट आता है समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बेटा? याद रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, सिंबल है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है आपका? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो होती है आपकी बेटा शून्य डायोप्टर। कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? डायोप्टर लेंस की पावर की इकाई है। अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन, आवर्धन कितना होगा बेटा? आवर्धन होगा +1। देखो +1 का मतलब है जो साइज है वही दिखाएगा। अगर किसी का 2 होगा तो वो 2 गुना दिखाएगा, 3 होगा तो वो 3 गुना दिखाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहने वाली है? तो याद रहे बेटा, समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा कैसी रहेगी? आभासी व सीधी। आभासी। नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं इसको। प्रकृति कैसी रहेगी?
प्रकृति रहेगी आपकी आभासी और सीधी। प्रकृति कैसी रहेगी? हमेशा आभासी व सीधी। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। याद रखना, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगा। आकार क्या रहने वाला? साइज। आकार समतल दर्पण में वस्तु का आकार कितना रहेगा बेटा? तो याद रखना, आकार हमेशा क्या रहेगा? वस्तु के समान रहेगा। क्या रहेगा? वस्तु के समान रहेगा। इसको याद रखना हमेशा। जो साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का, इमेज का, प्लेन मिरर में वो क्या रहेगा? ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें समतल दर्पण पर डेविएशन, विचलन कितना होता है? इसकी बात करें, विचलन कोण, डेविएशन। विचलन कोण का मतलब होता है बेटा अपने वास्तविक पथ से भटक जाना। जैसे आप अपने डेली जी लाइफ के अंदर भटक जाते हो ना, रास्ते में चलते चलते अगर कोई सुंदर कन्या आपको दिखाई देती है तो आप भी डेविएट हो जाते हैं। तो जिंदगी में कई जगह डेविएट बेटा सही भी चीज है और कई बार डेविएशन गलत हो जाता है, तो जरा संभल के चलो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये अपना प्लेन मिरर है। ये एक रे आई जिसको हम आपतित किरण कहते हैं और ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई बेटा। अगर मान लो दर्पण नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जाती, तो इसके अंदर विचलन कितना हुआ? ये होता है इसके अंदर विचलन। ये आपका होता है विचलन कोण। क्या होता है ये? विचलन कोण कि वो वास्तविक पथ से कितना भटकी। और ये आप पढ़ चुके हो बेटा, ये तो अभिलंब आपका। और ये क्या है? एंगल आई। और ये क्या है? एंगल आर। इन सब बातों के बारे में आप जानते हो। तो विचलन कोण होगा कितना? इसका फॉर्मूला याद रखना बेटा। विचलन कोण होता है 180 माइनस आई। विचलन कोण कितना होता है? 180 माइनस 2आई। आई का मतलब क्या है? आपतन कोण। यानी कि आपको आपतन कोण दिया रहेगा, विचलन कोण आपसे पूछा जाएगा, या फिर विचलन कोण आपको दे देगा, आपतन कोण आपसे पूछ लेगा। ध्यान रहे, आपतन कोण और बेटा परावर्तन कोण हमेशा सेम होते हैं। तो आई की जगह पे आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दो दर्पणों द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। दो समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब। याद रखना बेटा, समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे उनकी संख्या जो रहेगी, नंबर जो रहेगा, वो हमेशा विषम रहेगा। तो दो समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंबों की संख्या बनाएंगे, वो विषम संख्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला, मान लो ये समतल दर्पण है बेटा और इन दोनों दर्पणों के बीच का कोण है थीटा। कितना कोण है? थीटा। ये पहला दर्पण है और ये आपका दूसरा दर्पण है। दर्पणों के बीच का कोण कितना है? थीटा। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या रहेगी? प्रतिबिंबों की संख्या, तो याद रखना प्रतिबिंबों की संख्या होती है 360 बटे थीटा माइनस 1। कितने प्रतिबिंब बनेंगे आपके? 360 बटे थीटा माइनस 1। जैसे कोई क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे कि अगर बेटा दर्पण 90 डिग्री पे है, कितने डिग्री पे है? 90, लंबवत है, और उनके बीच में एक वस्तु रख दी, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो फॉर्मूला लगा दो, 360 बटे 90 माइनस 1, काटेंगे तो कितना? 4। 4 में से एक गया, कितना है? 3। तो जब बेटा दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कितने प्रतिबिंबों की संख्या होती है? 3 होती है। और जब भी समतल दर्पण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, समानांतर है। क्या है? दर्पण एक दूसरे के समानांतर है बेटा, पैरेलल है। तो समानांतर होते हैं तो उनके अंदर कितने संख्या बनेगी?
तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, संख्या बनेगी अनंत। दो समतल दर्पणों के बीच, जब उनके बीच एंगल 0 रहेगा, थीटा 0 होगा, या दर्पण एक दूसरे के समानांतर रहेंगे, तब उनके बीच कितने नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी बेटा अनंत बनेगी। ओके, नेक्स्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट है, ये बिल्कुल बेसिक है, समझना इस चीज को। ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, इस पे इधर हमने कोटिंग कर रखी है, ये यहाँ पे कोटेड है, और इसके सामने ये एक वस्तु है, ये ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एम का मतलब मिरर, और ये इसकी बन गई बेटा एक इमेज। ये लो सर, आई, आई का मतलब प्रतिबिंब समझिए, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट समझिए, एम का मतलब मिरर है। तो याद रखना बेटा, जितनी दूरी वस्तु और दर्पण के बीच होगी, उतनी ही दूरी दर्पण और प्रतिबिंब के बीच होगी। यदि एक वस्तु दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है ना, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से कितना बनेगा? 10 मीटर दूर। लेकिन याद रहे, प्रतिबिंब की दूरी बेटा प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से कितनी होगी? 2x। ये थोड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एक प्रतिबिंब और दर्पण के बीच जो दूरी है, उसका दोगुना रहेगी किसके बीच? इमेज के बीच और ऑब्जेक्ट के बीच। भाई जब भी आपसे पूछ ले, बताओ प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी, तो जितनी दूरी आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज से है, मतलब मिरर से है, और प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर रहेगा? जितना दर्पण से वस्तु है उसका 2 गुना। ओके, आई थिंक अच्छे से आपको डिलीवर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ये बेटा, इसके अंदर मान लो ये अपना समतल दर्पण है, और एक ये वस्तु है, ये क्या हमारी वस्तु है, और ये इसका बेटा आपका प्रतिबिंब है, ये क्या बन गया हमारा? प्रतिबिंब है, और ये हमारा है दर्पण। ओके, मान लो प्रतिबिंब दर्पण की तरफ v वेग से गति करे, कितने से करे बेटा? v वेग, वेग की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मान लो वस्तु दर्पण की तरफ v मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करे। मान लो कि आप दीवार की तरफ, दीवार को शीशा समझ लीजिए कुछ टाइम के लिए, अगर आप शीशे की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हो, तो आपका दर्पण प्रतिबिंब कितना करेगा? तो बेटा प्रतिबिंब भी v मीटर पर सेकंड ही करेगा। याद रखना, जितनी वस्तु दर्पण की ओर दौड़ेगी, उसी गति से प्रतिबिंब भी किसकी ओर दौड़ेगा? वस्तु की ओर। लेकिन प्रतिबिंब का वेग, वेलोसिटी, वस्तु के लिए बेटा 2v होता है। कितना होता है? 2v। लेकिन केवल प्रतिबिंब का दर्पण के लिए कितना होगा? v। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपसे पूछे प्रतिबिंब का वेग दर्पण के लिए कितना होगा, तो बेटा प्रतिबिंब का वेग दर्पण के लिए उतना ही होगा जितना वेग वस्तु का दर्पण के लिए है। ओके, और अगर कोई आपसे पूछ ले, भाई प्रतिबिंब का वेग वस्तु के लिए कितना होगा, तो बेटा ये होगा 2v, यानी कि 2 गुना। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा, भाई मान लो एक मेरी वस्तु है जिसका हाइट क्या है बेटा? h। जिसका हाइट क्या है? h हाइट है, और इस ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, अपने आप को समतल दर्पण में देखना है। तो उसके लिए न्यूनतम मिनिमम कंडीशन क्या होगी? तो बेटा पहली कंडीशन तो ये कि दर्पण जो है ना, वो h/2 की ऊंचाई के ऊपर रखा होना चाहिए सरफेस से। कितनी ऊंचाई पर रखा होना चाहिए? h/2 की ऊंचाई पे रखा होना चाहिए। और ये येलो कलर में मैं मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और दर्पण की खुद की हाइट कितनी होनी चाहिए? दर्पण की खुद की हाइट भी बेटा h/2 होनी चाहिए। अगर एक 10 फुट के ऑब्जेक्ट को हमें पूरा देखना है, तो उसके लिए बेटा हमें कम से कम h/2 यानी कि 5 फुट के मिरर की आवश्यकता होगी। और मिरर बेटा सरफेस से
सॉरी, सरफेस से h/2, सॉरी बेटा, h/2 की हाइट के ऊपर रखा होना चाहिए। लेकिन दर्पण से प्रति वस्तु कितनी दूर है, इस बात पे यह निर्भर नहीं करता। ये अच्छा पॉइंट है। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट हमारा है, अगर बेटा आपको क्लास अच्छे से समझ आ रही है, क्लास में कोई डाउट नहीं आ रहा नजर, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक डिलीवर हो चुके। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर, मान लो ये अपना प्लेन मिरर है। बार्बर की शॉप पे तो आप जाते हो, मतलब नाई नाई के तो आप जाते हो ना, नाई की दुकान पे जब भी, तो आप हेयर कटिंग करवाने के बाद, मतलब बाल कटवाने के बाद, अपनी मुंडी को शीशे के अंदर जब देखते हो तो बड़े सुंदर दिखते हो। कोई डाउट नहीं इस चीज के अंदर, आप सब बच्चे सुंदर हो, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और अपने आप पर भी डाउट मत करना बेटा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काफी सुंदर होते हैं बट डाउट कर लेते हैं। जो होता है बेटा वो किस्मत से मिलता है, वो स्कल और से तो मिलता नहीं, आई थिंक। वो तो आपके जो लक में है वो मिलेगा आपको, जिस बारे में आप विचार कर रहे हो। तो जैसे आप कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस, जैसे आप नाई की दुकान में जाते हो, कटिंग के बाद अपनी मुंडी को ऐसे घुमा के देखते हो कि भाई पीछे से, मतलब बैक साइड गर्दन में, मतलब कटिंग अच्छी हुई कि नहीं हुई, और आपकी इमेज भी घूम जाती है। जब आप अपनी मुंडी को बेटा थीटा डिग्री पे रोटेट करते हो ना, कितना डिग्री पे घुमाते हो? थीटा डिग्री पे। तो याद रखो, आपकी जो इमेज है ना बेटा, वो 2 थीटा डिग्री रोटेट होती है। जब समतल दर्पण के सामने वस्तु को थीटा डिग्री घुमाया जाता है, तब प्रतिबिंब बेटा 2 थीटा घूमता है। यानी कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होके 10 डिग्री घूमोगे ना, तो आपका प्रतिबिंब कितना घूम चुका होगा? 20 डिग्री घूम चुका होगा। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी नोट रखना कि जब प्रतिबिंब को दर्पण के सामने थीटा डिग्री पर रोटेट करते घुमाया जाता है, तब प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री घूमता है। अब बेटा थीटा तो ऐसा है कि मैथमेटिकली वैल्यू कुछ भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो जो हमारी थीटा की वैल्यू है, तो प्रतिबिंब की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना वस्तु रोटेट होती है उसका 2 गुना होगा। ओके। नेक्स्ट, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं। देखो, जो भी अपना है कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है। ये जो अपने दर्पण है ना, ये बेटा हर एक दर्पण एक गोलाकार दर्पण का ही भाग होता है। यानी कि ये तो हमारा अवतल है और ये हमारा उत्तल है। तो अवतल तो बेटा ऐसा होता है और उत्तल ऐसा होता है। तो ध्यान से देखो, ये किसी न किसी गोलाकार दर्पण का तो ही एक मतलब पीस है ना, पीस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलाकार दर्पण का ही तो एक टुकड़ा है ना ये। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है। ये अपना एक स्फेरिकल मिरर है और एक कोई भी रैंडम मिरर है, इसका नाम हमें कोई मतलब नहीं है। ये बेटा गोलाकार दर्पण का केंद्र होता है, लेकिन दर्पण के केस में इसी केंद्र को, यानी कि वृत्ताकार दर्पण का जो केंद्र होता है, इसको बेटा दर्पण के केस में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर, वक्रता बिंदु। क्या बोलते हैं? वक्रता बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता बिंदु बोलते हैं। ओके, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रेडियस को जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं, इस रेडियस को बढ़ाते हैं, ये रेडियस दर्पण के जिस पॉइंट को टच करती है,
मिरर के केस में इसी पॉइंट को बोला जाता है बेटा पोल, जिसको आप हिंदी में ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। ओके। और जब इस त्रिज्या इस रेडियस को दोनों तरफ मैं एक्सटेंड करता हूं, दोनों तरफ बढ़ाता हूं, तो ये बढ़ी हुई नई रेखा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो इस पूरी लाइन को बोला जाता है बेटा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। कर्वेचर पॉइंट सी और पोल के बीच की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से लिखते बेटा। और याद रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकस दूरी। ये होता है बेटा फोकस दूरी का 2 गुना। आर का मतलब मैंने बता दिया आपको, वक्रता त्रिज्या। और एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोकस दूरी होता है। ठीक है। तो अब जो भी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और वो दर्पण से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मुख्य अक्ष को काटती है उस पॉइंट का नाम बन जाता है हमारा फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? फोकस बिंदु। और बेटा फोकस बिंदु को लिखते हैं एफ से। और फोकस बिंदु और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोलते हैं बेटा? फोकस दूरी। फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। तो बिल्कुल बेसिक चीज है ये, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मतलब डायग्रामेटिकली कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, तो उसके अंदर बेसिक बातों का पता होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर मान लो ये एक वस्तु है जो दर्पण से कुछ दूरी पर रखी है, तो वस्तु और पोल के बीच के दूरी, इसको कहते हैं बेटा वस्तु दूरी। क्या कहते हैं? वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट लेंथ। और इसको लिखा जाता है यू से। किससे लिखते हैं इसको? यू से। और मान लो उसका प्रतिबिंब बन गया इधर, प्रतिबिंब इधर बन गया, तो प्रतिबिंब और पोल के बीच की दूरी को कहा जाता है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को लिखते बेटा वी से। तो जितनी भी इसकी टर्मोलॉजी होती है वे मैंने सारी की सारी टर्मोलॉजी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करना। और हरियाणा के अंदर इसके अच्छे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसका एक आपको ना साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए। एक रूल है बेटा इसके अंदर, तो किसी भी चीज को जब लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं। तो ये कोई भी मिरर है, कोई भी दर्पण है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है ये कौन सा दर्पण है। ये होता बेटा आपका ध्रुव है ये, जिसको आप पोल के नाम से जानते हो पी। ध्रुव से इधर वाले डिस्टेंस जो भी है, लेफ्ट के जो भी दूरी है, लेफ्ट की जो भी दूरी है बेटा वो हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। डिस्टेंस जब भी मेजर करोगे तो ध्रुव से लेफ्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और पोल से राइट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। दूरी की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं दूरी की। और अगर मैं बात करूं ऊंचाई, हाइट की, ऊंचाई की बात करूं, हाइट अगर मुख्य अक्ष से ऊपर है बेटा, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, दाया हो बाया हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं। अगर वो मुख्य अक्ष से ऊपर है तो वो होगी बेटा पॉजिटिव। क्या होगी वो? पॉजिटिव। और अगर वो मुख्य अक्ष से नीचे है, दाया हो या बाया कोई मतलब नहीं, तो वो हमेशा क्या होगी? वो होती बेटा नेगेटिव। तो दोनों बातों को नोट रखना। दूरी अगर राइट में है
तो बेटा पॉजिटिव होगी पोल से, ध्रुव से, और लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो उनकी हाइट पॉजिटिव होगी, और अगर बेटा वे नीचे हैं तो उनकी हाइट क्या रहेगी आपकी, उनकी हाइट रहेगी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर ये होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, आउटवर्ड। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये बेटा फोकस दूरी, इसकी जो फोकस दूरी रहेगी उत्तल लेंस की वो हमेशा धनात्मक रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। अब जब इसके ऊपर बेटा प्रकाश डाला जाता है, ऐसे समानांतर प्रकाश का बीम डालेंगे तो ये क्या करता है, ये प्रकाश को वापिस फैला देता है। क्या करता है, ये प्रकाश को फैला देता है। तो जो दर्पण प्रकाश को फैलाता है उसको अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी। तो याद रखना बेटा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये डिफरेंस है दोनों का। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज होने का नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट आता बेटा इसके अंदर, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रकृति, प्रतिबिंब की जो प्रकृति रहेगी वो प्रकृति क्या रहेगी, वो रहेगी हमेशा आभासी व सीधी। कैसी रहेगी, आभासी व सीधी प्रकृति का प्रतिबिंब बनेगा। साइज क्या रहेगा, आकार क्या रहेगा प्रतिबिंब का, आकार रहेगा बेटा हमेशा छोटा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में, गाड़ियों में। जो गाड़ियों के अंदर जो साइड मिरर होता है ना, रियर व्यू मिरर बोलते हैं, साइड मिरर होता है, वो साइड मिरर ही गाड़ियों का, ये जो साइड मिरर होता है आपका, यही साइड मिरर कौन सा मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, अगर इसका ग्राफ देखोगे, दो ग्राफ बनने हैं इसके। पहला ग्राफ इसका ये रहेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। ये ग्राफ बेटा, ये एफ है आपका और ये सी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आता है, ये पोल है, टकराएगा, टकरा के वापिस बैक चला जाएगा। तो जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, वो टकराने के बाद फोकस में से जाती है, और एक रे को यहां से निकालिए, ये नीचे रिफ्लेक्ट होगी तो ये भी पीछे ऐसे मिलेगी। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, प्रतिबिंब वही बनता है जहां पर दो या दो से ज्यादा परावर्तित किरणें हो। तो परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही हैं, एफ पर मिल रही हैं। तो बेटा जब ये एफ पे मिलेंगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, एफ पर। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें, वस्तु कहाँ पर है, वस्तु है बेटा अपनी अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना एफ पर। प्रकृति कैसी रही, प्रकृति मैंने बताया था बेटा आपको, आभासी बनेगी वह सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी वह सीधा बनेगा। आकार क्या है, आकार है भाई इसका बिंदु के समान। आकार क्या है इसका, बिंदु के समान, यानी कि पॉइंट साइज बोल दो या डिमिनिश्ड, जो आपकी इच्छा। सेकंड इसका
सेकंड ग्राफ देखिए, ये हमारा पोल है, ये एफ है, ये सी है। एक ऑब्जेक्ट बेटा इंफिनिटी और पोल के बीच, अनंत और पोल के बीच, ये प्रकाश की किरण आएगी समानांतर, टकराएगी और वापस जाएगी। ये डॉटेड कहां से मिलेगी, ये डॉटेड डॉटेड एफ में से आएगी। अब एक प्रकाश की किरण कहां से डालो, सी में से। बेटा याद रखो, जो प्रकाश की किरण कर्वेचर से पास होगी वो हमेशा उसी रास्ते से वापस जाएगी, अपना रास्ता नहीं बदलेगी। तो ये यहाँ डाली, ये वापस आई और वापस गई, इसको डॉटेड डॉटेड मिला दो, तो ये किस में से गया, सी में से। तो प्रतिबिंब तो वही बनता ना बेटा अपना, जहां पे परावर्तित किरणें मिलती है, तो परावर्तित किरणें यहाँ मिल गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया हमारा, पी और एफ के बीच। तो बेसिक बात है क्या है, वस्तु कहां पर है, वस्तु बेटा अनंत व पी के बीच। कहां पर है, अनंत व पी के बीच। प्रतिबिंब कहां बनेगा, पी व एफ के बीच। कहां बनेगा ये, पी और एफ के बीच। प्रकृति क्या रहेगी बेटा, प्रकृति बताता मैंने हमेशा कैसी है, आभासी व सीधा। ऐसा आभासी व सीधा। और आकार क्या है, आकार बनेगा आपका वस्तु से छोटा बनेगा हमेशा ही। और दोनों ग्राफों को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है, देखो पहले वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब यहाँ था, और जब वस्तु आगे आई है तो प्रतिबिंब भी इधर खिसका है। तो जब वस्तु दर्पण की तरफ गति करेगी तो याद रखना उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ गति करेगा। ये केवल उत्तर दर्पण की बात है। तो बेटा इसी के साथ आज हमने समतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में आई होप हमारा परावर्तन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके।